भूमिका भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक छोटा सा गांव था रत्नापुर। यह गांव शांत और साधारण था, लेकिन एक प्राचीन किंवदंती ने इसे बदनाम बना रखा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक कर्ण पिशाचिनी का वास है, एक आत्मा जो लोगों के कानों में धीरे धीरे फुसफुसाकर उन्हें पागल कर देती है और फिर उनकी आत्मा छीन लेती है। लोगों के अनुसार जब रात के तीसरे प्रहर में किसी को कान में कोई औरत की फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ लो मौत अब दूर नहीं। कहानी की शुरुआत नैना नाम की एक 21 साल की लड़की पत्रकारिता की छात्रा थी और लोक कथाओं और काले जादू की सच्चाई तलाश करने में बेहद रुचि रखती थी। एक दिन उसे रत्नापुर की कर्ण पिशाचिनी की कहानी के बारे में एक ऑनलाइन फोरम पर पढ़ने को मिला। वह बहुत उत्साहित हो गई। यह एक परफेक्ट स्टोरी थी, रोमांच, रहस्य और डर का मेल। उसने तय किया कि वह गांव जाकर खुद रिसर्च करेगी और सच्चाई सबके सामने लाएगी। गांव में आगमन। नैना गर्मियों की एक दोपहर रत्नापुर पहुंची। गांव में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे गर्म हवा भी वहां पहुंचते ही जम जाती थी। गांव के लोग बाहरी लोगों से कम ही बोलते थे। जब नैना ने कुछ बुजुर्गों से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पूछना चाहा, तो सभी ने बात टाल दी या मुंह फेर लिया। केवल एक आदमी था जो बोला, रामू काका, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे। रामू काका की कहानी। रामू काका ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटी, वो औरत कभी बहुत सुंदर थी, एक नर्तकी, नाम था रूपाली। वो राजा के दरबार में नाचती थी। पर एक दिन उसने राजा से सच बोलने की हिम्मत की कि वो अत्याचारी है। राजा ने उसे श्रापित कर दिया, तू अपनी बातें अब सिर्फ दूसरों के कानों में कहेगी और तेरे शब्द उन्हें पागल कर देंगे। उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा मर नहीं सकी। वह वही बनी कर्ण पिशाचिनी। रात का पहला संकेत। नैना ने रामू काका की बातों को दिलचस्प समझा, पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उस रात वह गांव के एक वीरान हवेली में रुकी, जहां कोई नहीं रहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे वहां कुछ अजीब अनुभव हो। रात के करीब 3:00 बजे, जब सब सो रहे थे, नैना को कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सुनो, मेरी बात सुनो, बस तुम सुन सकते हो। नैना ने घबराकर कमरे की बत्तियां जला दी, पर वहां कोई नहीं था। दूसरी रात। गहराता डर। अगली रात उसने खुद को तैयार किया। हेडफोन लगाकर सोई ताकि कोई आवाज न सुनाई दे। पर वह क्या जानती थी कि कर्ण पिशाचिनी हेडफोन से डरती नहीं। रात के वक्त हेडफोन के अंदर से ही वही आवाज आई, तुम मेरी बातों को अनसुना नहीं कर सकती। अब नैना को झटका लगा। हेडफोन को झटकर फेंक दिया और देखा कमरे में आईने के पास एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई और उलझे बालों वाली। उसके होंठ नहीं हिले, पर आवाज आई, अब तुम्हारे कान मेरे हैं। हॉस्पिटल और बदलाव। अगली सुबह नैना की हालत बिगड़ने लगी। वह हर समय बड़बड़ाती रहती थी और कानों को ढककर रखती। गांव के डॉक्टर ने कहा, शरीर ठीक है, पर मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। रामू काका ने जब यह सुना तो दौड़े दौड़े नैना के पास पहुंचे और बोले, तूने उसकी बात सुनी है? अब या तो उसकी आत्मा की मुक्ति कर या खुद को खो दे। समाधान की खोज। रामू काका ने बताया कि एक बार किसी औरत ने कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को शांति देने की कोशिश की थी, पर अधूरा प्रयास करने से उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अगर कोई रूपाली की अधूरी बात को पूरा सुनकर बिना डरे उसका अंतिम नृत्य देखे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अंतिम रात। अंतिम नृत्य। तीसरी रात। नैना उस हवेली में गई जहां रूपाली की चिता जलाई गई थी। वहां एक टूटे हुए मंच पर दीप जलाकर उसने आंखें बंद कर ली। फिर वही आवाज आई, सुनो, मेरा आखिरी नृत्य अधूरा था।
नैना ने कांपती आवाज में कहा, मैं सुन रही हूं, पूरा सुनूंगी। धीरे धीरे सामने रूपाली की परछाई दिखाई दी। वह नाच रही थी, दर्द, अपमान और तड़प में लिपटा नृत्य। नैना ने पूरा नृत्य देखा और जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, एक तेज हवा चली और रूपाली की आत्मा एक धुएं में बदलकर उड़ गई।